Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Chairman, मेरी नजर में नो क्रॉस टॉक प्लीज, खामोशी से सुनें जी। मेरी नजर में ईस्ट पाकिस्तान के सानिये के बाद ये कश्मीर का वाकया उतना ही गहन है, उतना ही बड़ा है, अगर हम इसको समझ पाएं तो। मगर इसको समझने के लिए हमें तारीख का सहारा जरूर लेना चाहिए। हमें तारीख में देखना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी ही कश्मीर की सैक्रिफाइसेस पे, कश्मीर की कॉज पे, और कैसे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इसके बावजूद कि 90,000 कैदी आपके उनके पास थे और हजारों मुरब्बा मील जमीन उनके कब्जे में थी, उसके बाद भी जाके इंदिरा गांधी से डायलॉग के थ्रू आपकी जमीन वापस ली। अब्बासी साहब तशरीफ रखें जी। अब्बासी साहब तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें। मुअज़्ज़िज़ अराकीन तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। माइक नहीं था ना जी, अब्बासी साहब माइक नहीं था जी, आप तशरीफ रखें। अब्बासी साहब जरदारी साहब खड़े हैं, आप सुन लें जी, प्लीज तशरीफ रखें जी। जी आसिफ जरदारी साहब जी। अब्बासी साहब एक सीनियर खड़े हैं हमारे, आसिफ जरदारी साहब, आप तशरीफ रखें जी। जी 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 तशरीफ रखें जी। जी जी सर, मैं अर्ज कर रहा था कि इसके बावजूद कि हमने ईस्ट पाकिस्तान की जंग हराई थी और हारी थी, और किस वजूहात से हराई थी, क्यों हारी थी, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। उसके बहुत से इश्यूज हैं, महकमे हैं, मसले हैं, मगर बहरहाल हमारा आधा अंग टूट चुका था। अब इसी तरह आज कश्मीर का आधा अंग हमारा टूट चुका है। इसमें सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग है। वो सिल्वर लाइनिंग क्या है कि कश्मीर की और इंडिया के मुसलमानों को ये बात समझ आ गई कि जो हजरत कायदे आजम ने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी जो है वो ही चलेगी, वो आज कश्मीर की लीडरशिप सब एक जगह आ गई है और वो खुद कह रहे हैं कि हमने गलती की कि हमने इंडिया का साथ दिया और उस पॉलिसी को नहीं माना। मगर ये बात समझने के लिए हमें थोड़ा सा हौसला, लीडरशिप, समझदारी, दूर दराज नजर, दूर तक सोचने की सोच ये चाहिए, जो कि आप समझते हैं कि इंडिया को नहीं पता कि यहाँ टेलर मेड डेमोक्रेसी चल रही है, उनको नहीं पता कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। जनाब चेयरमैन साहब, वो सब जानते हैं। आजकल तो हर कोई जानता है, नेट है, इंटरनेट है, हर प्रोग्राम उनका जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो जानती है। मैं उस जमाने की आपको बात बताता हूं जिस जमाने में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जा रहे थे उनसे नेगोशिएशंस करने के लिए, तो पंजाब में उनने अपने ऊपर खुद प्रेशर डलवाया था, और प्रेशर ये था कि जी ये तो भुट्टो साढ़े फौजी नहीं लाएगा, ये तो कुछ नहीं करेगा साढ़े नाल, साढ़े वास्ते। तो इंदिरा जैसी ज़हीन लीडर, उसके पास इंफॉर्मेशन ये थी, सर अगर डोगो साहब को कहें कि अपनी जगह ले लें तो फिर मैं आपसे बात करूं। तशरीफ रखें जी, आप लोग क्यों जी। तो भाई साहब आप चले जाएं जी, तशरीफ रखें अपनी सीट पे। इंदिरा पे को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ये थी कि भुट्टो साहब पे इतना प्रेशर है कि ये सवाए सोल्जर्स के और कुछ नहीं मांग सकता। वहां जब भुट्टो साहब गए, उनकी नेगोशिएशंस हुई, तो इंदिरा ने कहा कि या सोल्जर्स ले लें या जमीन ले लें। भुट्टो साहब ने कहा मुझे जमीन दे दें। इंडिया की उस वक्त ये हालत नहीं थी जो आज इकोनॉमिकल उनकी उड़ान है कि वो 90,000 फौजियों को रख के और पाल सकती थी, बिकॉज जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से उन्हें संभालना भी है, उनके लुक आफ्टर भी करनी है। उनके साथ क्या हालत हो रही थी ये मैं नहीं बताऊंगा,
مجھے پتا ہے، مگر ایسی چیزیں بی بی صاحبہ کہتی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لیڈرز کو اپنی قبر میں لے کے جانی ہے، تو وہ باتیں میں نہیں بتاؤں. اور الحمدللہ ان کی لیڈرشپ سے ہمیں زمین واپس ملی. آپ نے دیکھا کہ 32 میل زمین گولان ہائٹس پہ آج تک سیریا سارے مسلمان مل کے لڑے، واپس نہیں لے سکے. اور اب جا کے وہ وہاں کالونیز بن رہی ہیں اسرائیلیز کی، اور پوری دنیا چونکہ پورا سیریا ہی تباہ ہے، کچھ نہیں کر سکتی. تو تاریخ پہ ایک نظر رکھنی چاہیے، ایک سوچ ہونی چاہیے. ہمارے سلیکٹ نے کہا کہ ان کی فنڈامنٹلسٹ سوچ ہے، یہ ہے وہ ہے. بھائی وہ تو ہم سب جانتے ہیں. ہم نے تو ان کی ایکٹریسز کو یہاں نہیں بلایا چندہ کھڑا کرنے کے لیے، وہ آپ نے بلایا. ہم تو روز بامبے نہیں جاتے تھے بالی ووڈ میں گھومنے کے لیے، آپ گئے. تو ہمارا کو اس کا پتہ نہیں تھا کیا؟ ہمیں سب پتہ ہے. ہندوتا کی ہمیں پوری سوچ ہے. ہم سندھ سے آتے ہیں. نو کراس ٹاک. تنگی صاحب خاموشی رکھیں پلیز. جی سندھ سے آتے ہیں، جس نے سندھ نے اور بنگلہ دیش نے پاکستان بنایا ہے. آپ نے تو بنایا نہیں، آپ تو مائیگریشن کر کے آئے ہیں. آپ تو صرف وہاں سے بھگائے گئے اور آپ بھاگ کے آ کے یہاں آپ نے پناہ لی. تو خیر ہے، ہم نے آپ کو پناہ دی اور ہماری آنکھوں پہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ رہیں یہاں، آپ کا حق ہے. ہم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ سب مسلمان یہاں رہ سکے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مگر یہ سمجھنا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں جنگ کر لوں، جنگ آپ کا باڈی گارڈ اگر اس کے اوپر فائر ہوگا تو آپ کو بچائے گا، ورنہ وہ آپ گولی چلانے کو اس کو کہیں گے، آپ کے کہنے پہ وہ گولی نہیں چلائے گا. میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. یہ آپ کی پوزیشن ہے اور یہ پوری دنیا کو پتا ہے. دنیا از ٹاکنگ اباؤٹ پوزیشنز. یہ جو دنیا آپ سے ڈائیلاگ کر رہی ہے وہ پوزیشنز کی بات ہے، اور وہ آپ کا چہرہ دیکھ کے کسی اور سے ڈائیلاگ کر رہی ہے. ان کو ضرورت ہے افغانستان میں، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کون سی آپ کی پارٹی ہے؟ یہ کہنا کہ میں ورلڈ کپ لے لیا یا وہ کر لیا، میں زیادہ ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ پاکستان کا دن ہے. یہ پاکستان کے اوپر ایک ظلم ہوا ہے، ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ظلم ہوا ہے. ہمیں کشمیر کے ساتھ سولیڈارٹی دکھانی ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ میری آواز کشمیر تک پہنچ رہی ہے اور کشمیری سن رہے ہیں. وہ بہت شوق لوگ ہیں، باشوق لوگ ہیں، وہ پولیٹیکلی الائیو ہیں. وہ ہر چیز، میں نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں، یہاں بھی کی ہیں، دبئی میں کی ہیں، ہر جگہ میں ان سے ملا ہوں. یہ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ روز دبئی جاتا تھا، روز ابو ظہبی جاتا تھا، روز چائنا جاتا تھا. یہ پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ خدا نہ خواستہ اگر میرے واچ پہ یہ ہوتا تو میری پہلی فلائٹ ہوتی ابو ظہبی، سیکنڈ فلائٹ ہوتی میری چائنا، اور تھرڈ فلائٹ میری ہوتی رشیا، اور پھر واپسی میں ایران میں رکتا آتا. ان سب کے پریزیڈنٹس کے ساتھ کھڑا ہو کے سولیڈریٹی ان سے لیتا، ان سے سپورٹ لیتا. آفٹر آل 24 سال بعد میں پہلا پریزیڈنٹ تھا جو رشیا گیا. میں نے پہلی دفعہ پہلا میں چیف ایگزیکٹو تھا جو 13 دفعہ یا 14 دفعہ چائنا گیا. کیوں گیا؟ میرے پاس چائنا میں کوئی سوری ٹو سے کہ مشرف کی طرح ڈانس کرنے کی گنجائش تو نہیں تھی، مگر میں اس لیے گیا کہ ایک گڈ ول کریٹ کرنی پڑتی ہے. اور جب بھی گیا تو میں ایک ڈفرینٹ پروونس میں گیا، ان کے چیف ایگزیکٹو سے ملا، پھر دوسرے پروونس میں گیا. ان کے 54 پروونسز تھے. اتنے پروونسز میں جا بھی نہیں سکا، مگر جتنا جا سکا میں نے گڈ ول کریٹ کی پاکستان کی، اپنی حکومت کی، اور ان کو
रुझान दिखाया। मैं पहली दफा जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना से मैं लंदन में मिला तो मैंने उनसे अर्ज की कि प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, डू यू नो हाउ मेनी पाकिस्तानीज वी हैव इन ब्रिटेन? He said, nahin, Your Excellency, I do not. So I said, at least 1.4 million Pakistanis reside in Britain. And we are on the border of each other and we have hardly any interaction. उन्होंने मुझे $500 million दिए as grant, not as loan, grant, जो मैंने आके इनको हुकूमत को दिए और फिर क्यानी साहब ले गए। उन्होंने कहा कि हम ये रोड हम बनाएंगे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह आप ले जाएं। मेरी सोच कुछ और थी। मेरी सोच उस पोर्ट पे थी जो मैं समझता था कि चाइना की और हमारी साथ की जरूरत है। तो आज भी यही फॉर्मूला है कि हमने दोस्तों को साथ मिलाना है, इनके साथ दोबारा दोस्ती रखनी है और उस शमा को फिर जलाना है जो इनने बुझा दी है। एक साल में इनने अपने तरफ से ये IMF की तरफ जा रहे हैं, अपने तरफ से ये IMF का रिप्रेजेंटेटिव ले आए हैं। उसको क्या पता कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या होती है। आप CPEC के लोन्स भी उस पर एग्जामिन करवाएंगे, IMF भी देखेगी। तो चाइनीज आर वेरी डिफरेंट पीपल। वो तो दे आर वेरी कंजर्वेटिव, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट थिंग्स एंड यू आर unfortunately practically insulting them. इसी तरह आप दूसरे दोस्तों के साथ कर रहे हैं, इसलिए तो आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। You are all alone, apart from the nation which also stands with us, the opposition, not with you, not with you all, stands with us. हमारे साथ सारी अवाम खड़ी है। ठीक है, आपने सीटें हमसे जीत ली हैं किसी भी तरीके से, मगर मसला ये है कि इंडिया को ये पता है, दुनिया को यहाँ पता है। अब 70 एम्बेसीज हैं यहाँ, उनका फुटप्रिंट है इस्लामाबाद में। वो सब चीजें देखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। अब वो आलम आ गया है, वो दिन आ गया है कि वो बोलते हैं कि इनसे बात क्या हो रही है, हमें बताओ। वो बोलते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने भी हुकूमतें की हैं, मैंने खुद भी की है, मैंने बीबी साहिबा के साथ भी की है और हमने हर किस्म की हुकूमतें देखी हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ऐसा कहा। तो मिस्टर चेयरमैन, ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मगर मुझे एट द सेम टाइम फख्र है उन कश्मीरी भाइयों पे जो कि ब्रिटिश की असेंबली में उन्हें रेजोल्यूशन मूव किया है। उन दोस्तों पे फख्र है, उन्हें रेजोल्यूशन मूव किया है फॉर द सपोर्ट ऑफ कश्मीर। और उन दोस्तों पे भी फख्र है, जो बहनों पे भी फख्र है, भाइयों पे भी फख्र है जो लड़ रहे हैं कश्मीर के अंदर। आप सोचें कि पाकिस्तान के झंडे में वो अपने शहीदों को दफन करते हैं कफन के ऊपर। किसी की मजाल नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई काम कर सके। हाँ, हमारे यहाँ भी इंसर्जेंसीज चल रही हैं और हम समझ रहे हैं कि कहां से चल रही हैं और कौन चला रहा है, मगर ऐसी किसी की मजाल नहीं है। फिर ये दिन दिहाड़े वो पाकिस्तान का झंडा बांध के निकलते हैं और बाकायदा जुलूसों में निकलते हैं और उन पे फायर होता है, पैलेट गन से उनकी आंखें निकाली जाती हैं। उसके बावजूद वो लड़ रहा है। कोई घर नहीं है कश्मीर में जिसमें कोई शहादत ना हुई हो या कोई उसमें कैजुअल्टी ना हुई हो या कोई ना कोई उस पर जुल्म नहीं हुआ। उसके बावजूद वो लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जो वाजपेयी और इनकी जो पार्टी है, मोदी साहब का जो सोच है, इसमें डिसइंटीग्रेशन इंडिया की खुद होगी इंशाल्लाह। इसलिए कि वो सेक्युलर इंडिया जिसका इसकी सोच गांधी ने, जिसकी सोच नेहरू ने दी थी, वो इनने दफन कर दिया। और मैं इस पे देखूंगा, चाहे हम हो या ना हो, चाहे हमारी उम्र हो या ना हो, पर एक दिन आप देखिएगा तारीख लिखेगी और तारीख में ये आएगा। और मैं तारीख से ही बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे सामने जो है
بیٹھے ہوئے دوست وہ سننے کے لیے میری باتیں تیار نہیں ہے، مگر تاریخ لکھ رہی ہے اور تاریخ لکھی جا رہی ہے، تو تاریخ کی یاد رکھے گی کہ میں نے یہ کہا تھا اور یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو مسٹر۔ تھینک یو جناب۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نہیں ہیں جی، شیخ رشید صاحب جی۔